अगर मैं कहूं कि अमेरिका की कई सैन्य सफलताओं के पीछे ईरान का बड़ा हाथ है, तो क्या आप मानेंगे? ईरान ही वजह था कि 70 पाउंड का कुत्ता केवलर जैकेट, नाइट विजन गॉगल्स पहनकर हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान भेजा गया ताकि ओसामा बिन लादेन को मारने में मदद मिल सके। ईरान ही वो वजह है कि सद्दाम हुसैन को जमीन के एक गड्ढे से दाढ़ी वाले और ओकली चश्मा पहने कुछ लोगों ने बाहर निकाला था। ईरान ही वो वजह है कि पिछले 2 दशकों से धरती पर हर हाई वैल्यू टारगेट हमेशा चौकन्ना और भागने को तैयार रहता है। आखिरकार ईरान ही कारण है कि अब अमेरिका मानव इतिहास का सबसे घातक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड चलाता है। ये सब 1980 में एक रेत के तूफान में 8 अमेरिकी मारे जाने के कारण शुरू हुआ। ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ की कहानी है, वो मिशन जो इतनी बुरी तरह सबके सामने और इतने शर्मनाक ढंग से असफल हुआ कि अमेरिकी सेना ने कहा, हाँ, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। उन्होंने शुरुआत से ही ऐसी डरावनी दरवाज़ा तोड़ने वाली मशीन बनाई जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। 1979 में ईरान के शाह, जो करीब 30 साल तक मध्य पूर्व में अमेरिका के करीबी शासक रहे, धार्मिक क्रांति से सत्ता से हटाए जाते हैं। आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में वे फ्रांस में निर्वासन से लौटकर देश की सत्ता संभालते हैं और भाषण देते हैं कि अमेरिका महान शैतान है, पश्चिमी प्रभाव एक बीमारी है जिसे खत्म करना जरूरी है। ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। शाह, जो कैंसर से मर रहे हैं, पूछते हैं क्या वे इलाज के लिए अमेरिका आ सकते हैं? कार्टर थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, हाँ, आ जाइए, हम अमेरिका हैं, हम सहयोगियों की मदद करते हैं। लेकिन उस फैसले ने सब बदल दिया क्योंकि ईरानी क्रांतिकारियों ने आपा खो दिया। सिर्फ 13 दिन बाद 4 नवंबर 1979 को लगभग 3000 ईरानी तथाकथित छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास के गेट पर धावा बोल दिया। वे दीवार पर चढ़ गए, गेट की रखवाली कर रहे मरीन सैनिकों को काबू कर लिया, जिन्होंने आदेश पर गोली नहीं चलाई। दूतावास गार्ड्स जान को तुरंत खतरा न हो तो जानलेवा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि राजनयिक विवाद युद्ध में न बदले। ईरानियों ने अंदर मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया, राजनयिक, सचिव, मरीन, संचार कर्मचारी और 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। मूल योजना, जैसा कि छात्रों ने खुद बाद में माना, प्रतीकात्मक धरना थी, 48 या 72 घंटे के लिए, और उनकी मांगे सीधी थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका शाह को ईरान को वापस सौंप दे ताकि वो ईरानी जनता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा झेले और वे हीरो बनकर बाहर निकले। बस इतना ही था। लेकिन 24 घंटे के भीतर 2 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने एक प्रचार स्टंट को 444 दिनों के अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल दिया। सबसे पहले आयतुल्लाह खोमेनी ने ईरानी सरकारी रेडियो पर जाकर सार्वजनिक रूप से इस कब्जे का समर्थन किया। उन्होंने इसे दूसरी क्रांति बताया और दूतावास को जासूसों का अड्डा कहा। शाह की वापसी मांगने पर कार्टर ने मना कर दिया। शाह मौत के करीब था और न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहा था। उसे क्रांतिकारी न्यायाधिकरण को सौंपना उसके लिए मौत की सजा और 30 साल पुराने सहयोगी से विश्वासघात था। तो कार्टर ने मना कर दिया। छात्रों ने, जिन्हें अब खोमेनी का समर्थन मिल गया था, अपनी मांगें बढ़ा दी, जिनमें शाह की संपत्ति की वापसी, दशकों तक राजशाही का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से माफी और ईरानी मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा शामिल था। कार्टर ने युद्ध के अलावा हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने ईरानी संपत्तियों पर रोक लगा दी, ईरानी राजनयिकों को अमेरिकी जमीन से बाहर निकाल दिया, राजनयिक संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए और सभी ईरानी तेल आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इनमें से कुछ भी वैसा काम नहीं आया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। अमेरिका ने कूटनीति अपनाई और ईरान की शिकायतों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की पेशकश की, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। अमेरिका ने अल्जीरिया के माध्यम से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की पेशकश की, ईरान ने इसे ठुकरा दिया। वेटिकन ने कोशिश की, उसे भी ठुकरा दिया गया। हर बैक चैनल असफल रहा क्योंकि ईरान जिस एक मांग को छोड़ने को तैयार नहीं था, शाह को सौंपना, जिसे अमेरिका मान नहीं सकता था। नवंबर मध्य तक ईरानियों ने 13 बंधकों, सभी महिलाएं व अफ्रीकी अमेरिकी रिहा कर दिए। खोमेनी ने खुद रिहाई का आदेश दिया और राज्य रेडियो पर इसका कारण बताया, जो प्रचार मात्र था। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं का विशेष स्थान है और वे बंदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी खुद अमेरिकी उत्पीड़न के शिकार है, इसलिए वे क्रांति के दुश्मन नहीं है। अघोषित लक्ष्य अमेरिकी समाज में नस्लीय लैंगिक विभाजन बढ़ाना था ताकि अश्वेतों व महिलाओं की सहानुभूति अलग हो
और संकट को ईरानी जनता बनाम श्वेत अमेरिकी सत्ता की लड़ाई बताया जा सके। लेकिन इससे कोई नहीं धोखा खाया। रिहा किए गए बंधक घर लौटे और तुरंत ही पत्रकारों को बताया कि उनके साथ भी सभी के जैसा ही व्यवहार किया गया था। आंखों पर पट्टी बांधी गई, धमकाया गया और अलग थलग रखा गया। पीआर स्टंट कुछ ही दिनों में नाकाम हो गया, लेकिन 53 अमेरिकी वहां आंखों पर पट्टी बांधे पीटे जा रहे थे, हाथ बंधे थे और कैमरों के सामने तख्तियां गले में डालकर घुमाए जा रहे थे। उन्हें नकली फांसी की सजा दी जाती थी, जहां अपहरणकर्ता उन्हें दीवार के सामने खड़ा कर देते, बंदूकें तानते और कहते कि यही उनका अंत है। फिर हंसते हुए उन्हें वापस उनकी कोठरी में ले जाते। और पूरी दुनिया देख रही थी। हर रात हर देश के हर समाचार प्रसारण में आप अमेरिकियों को अपमानित होते हुए और संयुक्त राज्य सरकार को उसके बारे में कुछ भी ना करते हुए देख सकते थे। एबीसी ने अमेरिका हेल्ड हॉस्टेज नाम से रोज रात का कार्यक्रम बनाया था, जो हर शाम चलता था और दिनों की गिनती करता था। दिन 50, 100, 200। वह कार्यक्रम बाद में नाइट लाइन बना, जो 25 साल चला। यही इस कहानी की अहमियत थी। इस दौरान कार्टर की राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही थी। देश गुस्से में था। हर शहर में पेड़ों पर पीले रिबन बंधने लगे और करीब 5 महीने की असफल कूटनीति के बाद राष्ट्रपति आखिरकार अपने शीर्ष सैन्य सलाहकारों के साथ एक कमरे में जाते हैं और मूल रूप से कहते हैं, ठीक है, चलो उन्हें ले आते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। 1980 में अमेरिका को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कैसे करना है। असली ऑपरेशन से पहले मैं चाहता हूं कि आप 1980 में अमेरिकी सेना की स्थिति समझें। अगर आपने आधुनिक युद्ध फिल्में देखी हैं तो यह आपको हैरान करेगा। 1980 में अमेरिकी सेना 4 अलग अलग शाखाओं के रूप में काम करती थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन। और ये सभी ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वे एक ही पेंटागन बजट के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। वे अलग अलग रेडियो का इस्तेमाल करते थे जो आपस में बात नहीं कर सकते थे। अलग अलग सिद्धांत थे, अलग अलग कमांड चैन थे। वे अलग अलग ट्रेनिंग लेते थे, वे अलग अलग योजना बनाते थे। वे एक दूसरे से खुलकर नफरत करते थे। वायुसेना गुप्त रूप से विशेष ऑपरेशंस विमानों को हटाना चाहती थी क्योंकि उन्हें बजट के लायक नहीं मानती थी। नौसेना मरीन को बस जहाजों की रखवाली करने वाली बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई टुकड़ी मानती थी। सेना को बाकी सब बेकार लगते थे, जबकि मरीन को लगता था कि सेना सिर्फ कागजी काम करती है और अंधेरे में जूते भी नहीं ढूंढ सकती। उस समय कोई संयुक्त विशेष अभियान कमान नहीं थी, ना ही किसी तरह की विशेष अभियान कमान थी, और ना ही इस बात पर कोई सहमति थी कि सेना की चारों शाखाएं एक ही मिशन पर साथ मिलकर कैसे काम करेंगी। फिर भी जिस मिशन पर कार्टर ने अभी अभी मंजूरी दी थी, उसमें इन चारों को मिलकर और तालमेल के साथ काम करना जरूरी था। साथ ही CIA और एक नई मुश्किल से आजमाई गई यूनिट डेल्टा फोर्स। डेल्टा की स्थापना 3 साल पहले वियतनाम युद्ध के अनुभवी कर्नल चार्ली बेकविथ ने की थी। बेकविथ ने 1960 के दशक में ब्रिटिश SAS के साथ 1 साल बिताया और लौटने पर वे आश्वस्त हुए कि अमेरिकी सेना को भी ऐसी छोटी, चुनी हुई और सटीक यूनिट चाहिए जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दुनिया में कहीं भी तुरंत भेजा जा सके। पर पेंटागन बार बार मना करता रहा। कई सालों तक वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि SAS मॉडल विदेशी तमाशा है और पारंपरिक आर्मी रेंजर्स व ग्रीन बैरेट्स हर स्थिति में सक्षम हैं। बेकविथ लगातार लड़े, दस्तावेज लिखे, जनरलों को जानकारी दी और कांग्रेस के सामने गवाही दी। आखिरकार नवंबर 1977 में उन्हें पहली स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा यानी डेल्टा फोर्स शुरू करने की मंजूरी मिल गई। कार्टर के दस्तक देने तक वे 5 महीने से सक्रिय थे। इन लोगों ने कभी भी कोई वास्तविक मिशन नहीं चलाया था और अब उनका पहला मिशन सबके सामने आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे जटिल बंधक बचाव कार्रवाई होने जा रहा था। उन्हें 6000 मील दूर ऐसे देश जाना था जहां अमेरिका के पास जमीन पर कोई खुफिया स्रोत नहीं थे और वहां से 53 लोगों को शत्रुतापूर्ण शासन की राजधानी के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले परिसर से निकालना था। अमेरिका के पास जमीन पर कोई खुफिया स्रोत क्यों नहीं थी? असल में क्योंकि कार्टर प्रशासन के शुरुआती दिनों में CIA को शीत युद्ध के दौरान की गई कई कारस्तानियों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। CIA पर जनता का भरोसा सबसे कम था और कार्टर, जिन्होंने अमेरिकी नैतिक अधिकार को बहाल करने के वादे पर चुनाव लड़ा था, सत्ता में आते ही उन्होंने पूरी सफाई करने का पक्का इरादा कर लिया। 1970-7 में उन्होंने एडमिरल स्टैंसफील्ड टर्नर को सेंट्रल इंटेलिजेंस का निदेशक बनाया, जिन्होंने एजेंसी के संचालन निदेशालय से 800 से अधिक अधिकारियों को हटा दिया। ये अधिकारी असली जासूस थे।
गुप्त नेटवर्क जिसे बनाने में 30 साल लगे थे उसे 18 महीनों में खत्म कर दिया गया। नवंबर 1979 में जब दूतावास पर कब्जा किया गया, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ईरान के अंदर व्यावहारिक रूप से एक भी जासूस नहीं था। पेंटागन को ऐसे देश में बचाव अभियान की योजना बनानी पड़ी जहां अंदर की कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। कोई खुफिया जानकारी न होने के कारण बेकविथ और उनकी टीम को इस संभावना के हिसाब से योजना बनानी पड़ी कि बंधक दूतावास परिसर के अंदर 6 अलग अलग इमारतों में से किसी में भी हो सकते हैं, जिसका मतलब था कि सभी 6 इमारतों को खंगालने और सुरक्षित करने के लिए उन्हें और ज्यादा लोगों की जरूरत थी, और इसका मतलब था कि उन लोगों को ले जाने के लिए और ज्यादा हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी, जिसका मतलब था कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए उन्हें और ज्यादा ईंधन चाहिए था, और इसका मतलब था कि जमीन पर और बड़ी ईंधन भरने की व्यवस्था चाहिए थी। हर नई आवश्यकता से 3 और जरूरतें जुड़ती थीं, जिससे योजना और ऑपरेशन जटिल होते जाते थे। जो ऑपरेशन एक साधारण पकड़ धकड़ था, वो 2 रातों, कई चरणों, कई बेसों और कई तरह के विमानों वाला 130 से ज़्यादा ऑपरेटर्स, 8 हेलीकॉप्टर, 6 सी, 130 2 एयरफील्ड, ईरान के 2 सेफ हाउस, AC, 130 गनशिप आर्मी रेंजर्स, CIA पैरामिलिट्री और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक बड़ा अभियान बन गया। अब इसमें क्या गलत हो सकता था, लेकिन असल में सब कुछ गलत हो गया। देखिए, अंतिम योजना ये थी कि पहली रात को 8 RH-35 DC स्टैलियन हेलीकॉप्टर USS निमित्ज के डेक से उड़ान भरेंगे, जो अरब सागर में खड़ा था, और 600 मील दूर ईरान में नीचे उड़ते हुए जाएंगे। वे तेहरान से 200 मील दक्षिण पूर्व एक दूर नमक के मैदान पर उतरेंगे। उस मैदान का कोडनेम डेजर्ट 1 था। वे ओमान के मसादा द्वीप से उड़ान भर रहे 6 C-130 विमानों से मिलेंगे, जो ईंधन, डेल्टा ऑपरेटर्स और रेंजर सुरक्षा दल ला रहे थे। हेलीकॉप्टर C-130 से ईंधन भरेंगे, ऑपरेटर्स को लोड करेंगे और उन्हें 50 मील और आगे पहाड़ों में स्थित एक छिपे ठिकाने तक ले जाएंगे, जिसे डेजर्ट 2 कहा जाता था। C-130 विमान अलग होकर वापस घर लौट जाएंगे। डेजर्ट 2 में मौजूद सभी लोग हेलीकॉप्टरों को छलावरण जाल के नीचे छुपा देंगे और दिन भर वहीं छुपे रहेंगे। दूसरी रात, तेहरान में मौजूद कुछ CIA एजेंट्स ट्रकों से डेल्टा ऑपरेटर्स को डेजर्ट 2 से उठाकर सीधे शहर लाएंगे। आधी रात को डेल्टा दूतावास पर हमला करेगा, वही दूसरी टीम इलाके की बिजली काटेगी ताकि ईरानी प्रतिक्रिया धीमी हो। AC-130 गनशिप्स तेहरान के ऊपर फायर सपोर्ट के लिए चक्कर लगाएंगी। आर्मी रेंजर्स शहर से 50 मील दक्षिण में स्थित मंजरे नामक एक नज़दीकी एयरबेस पर कब्जा कर लेंगे ताकि निकासी के लिए रनवे सुरक्षित किया जा सके। हेलीकॉप्टर डेजर्ट 2 से उड़ान भरेंगे, तेहरान में प्रवेश करेंगे और दूतावास के ठीक सामने वाली सड़क पर स्थित एक फुटबॉल स्टेडियम में उतरेंगे। वे बंधकों और ऑपरेटरों को जल्दी से उठा लेंगे, उन्हें कब्जे में लिए गए एयरबेस पर ले जाएंगे और सभी को रनवे पर खड़े C-141 स्टार लिफ्टर्स में चढ़ा देंगे, जो उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार हैं। यही बचाव योजना थी। उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन ईगल क्लॉ रखा और 16 अप्रैल 1980 को कार्टर ने इसे हरी झंडी दे दी। 8 दिन बाद 23 अप्रैल की शाम को अमेरिकी संसाधन पूरे क्षेत्र में अपनी जगह लेने लगे। C-130 विमान ओमान के मसादा द्वीप से उड़ान भर गए। निमिट्ज अरब सागर में लॉन्च पोजीशन में आ गया। लगभग 24 अप्रैल को ईरानी समयानुसार सुबह 3 बजे 8 RH-53 DC स्टेलियन हेलीकॉप्टर निमिट्ज के फ्लाइट डेक से उड़ान भरकर उत्तर की ओर ईरान की तरफ बढ़ गए। लेकिन लगभग तुरंत ही उनमें से एक को रोटर ब्लेड में दरार की चेतावनी दिखी, जिसका मतलब था कि वह कभी भी फेल हो सकता है। क्रू ने हेलीकॉप्टर को रेगिस्तान में उतार दिया, उसे छोड़ दिया और एक दूसरे हेलीकॉप्टर द्वारा उठा लिए गए और इसी तरह वे 7 पर पहुंचे। लेकिन फिर हालात और बिगड़े, क्योंकि बचे 7 हेलीकॉप्टर सीधे एक हबूब में चले गए। हबूब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है शहर जितनी बड़ी रेत की दीवार। ये कोई रूपक नहीं है। हम धूल के बादल नहीं, बल्कि 1000 फुट ऊंची, 50 मील चौड़ी, महीन कणों की लुढ़कती सुनामी की बात कर रहे हैं, जो आपके इंजनों, उपकरणों, रेडियो, आंखों, हर चीज में घुस जाती है। पायलटों को रास्ते में थोड़ी धूल होने की संभावना के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया था कि वे सीधे एक बाइबिल जैसी रेत के तूफान में उड़ान भरने वाले हैं। चंद सेकंड में दृश्यता खत्म हो गई। हेलीकॉप्टर अलग हो गए। उनमें से 2 ने अपने उपकरणों और दुआ के सहारे रास्ता तय किया।
तीसरे ने वापस निमिट्स तक उड़ान भरी क्योंकि पायलट को लगा उसके उपकरण खराब हो रहे हैं, और वे सचमुच खराब हो रहे थे क्योंकि हबूब ने एवियोनिक्स के कूलिंग वेंट्स जाम कर दिए थे। 6 जादुई संख्या थी। बेकविथ, कार्टर और योजनाकारों ने पहले ही तय कर लिया था कि मिशन को डेजर्ट 1 तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 काम करने वाले हेलीकॉप्टरों की जरूरत होगी। अगर 5 या उससे कम होते तो मिशन अपने आप रद्द कर दिया जाता। मानो भगवान की भेजी भयंकर रेतीली आंधी से 2 घंटे की जंग के बाद बचे हुए 6 हेलीकॉप्टर मुश्किल से डेजर्ट 1 तक पहुंच पाए और तय समय से 90 मिनट लेट थे। C-130 पहले से वहां थे। सभी काम में जुट गए। रिफ्यूलिंग होज निकाले गए और ईंधन भरना शुरू हुआ। लगा मिशन बच सकता है, लेकिन एक और हेलीकॉप्टर फेल हो गया। नमक के मैदान पर ईंधन पूरा भरने का इंतजार करते हुए 6 हेलीकॉप्टरों में से एक के सेकेंड स्टेज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया। क्रू ने काफी कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर फील्ड में ठीक नहीं हुआ, जिससे मिशन खत्म हो गया। ये रात का सबसे बुरा हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि अमेरिकी योजनाकार किसी तरह दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज को ध्यान में रखना भूल गए थे। डेजर्ट 1 एक सार्वजनिक सड़क के ठीक बगल में नमक के मैदान के बीचों बीच रात के समय स्थित था, जिसका मतलब था कि कोई भी आम नागरिक जो वहां से गुजरता वह खुले में खड़े कई C-130 और हेलीकॉप्टरों को तुरंत देख लेता और साफ तौर पर इसकी सूचना दे सकता था। और किस्मत देखिए, उसी सड़क पर एक ईरानी बस आ गई जिसमें 45 लोग थे। रेंजर्स ने बस के आगे 40 मिमी ग्रेनेड दागा। यात्रियों को बंदूक की नोक पर बाहर निकालकर C-130 में हिरासत में लिया। फिर कुछ ही मिनट बाद उसी सड़क पर एक फ्यूल टैंकर आ गया। ड्राइवर पेट्रोल की तस्करी कर रहा था, क्योंकि जाहिर है वो यही कर रहा था। ये 1980 का ग्रामीण ईरान है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ तस्करी कर रहा है। क्रांति के बाद ईरान में ईंधन की इतनी सख्त राशनिंग थी कि रात में रेगिस्तान में पेट्रोल की तस्करी आम थी। वो देखता है कि हथियारबंद सैनिक सड़क रोक रहे हैं। उसकी जिंदा रहने की प्रवृत्ति जागती है। वो एक्सीलेटर दबाकर बैरिकेड पार करने की कोशिश करता है। डेल्टा फोर्स के खुफिया अधिकारी वेड इशिमोटो ने अपने आदमी को ट्रक को एंटी टैंक हथियार से उड़ाने का आदेश दिया। रेंजर एक हल्का एंटी टैंक हथियार चलाता है जो सोवियत टैंकों को नष्ट करने के लिए बना एक बार इस्तेमाल होने वाला रॉकेट है। वह टैंकर के ठीक बीचों बीच टकराता है और ट्रक आग के गोले में फट जाता है, जिससे रेगिस्तान मीलों तक रोशन हो जाता है। झटका डेजर्ट 1 के C-130 विमानों को हिला देता है और जलता ईंधन सड़क पर आग की नदी की तरह बहकर मीलों तक रेगिस्तान को रोशन करता है। इशिमोटो ने बाद में रिकॉर्ड पर ठीक यही कहा, अरे बाप रे, एक फ्यूल ट्रक। ड्राइवर किसी तरह आग के गोले में नहीं है। रॉकेट टकराते ही वह जलती गाड़ी से कूदकर भागता है और पीछे पीछे आ रहे एक पिकअप ट्रक में चढ़ जाता है, जो शायद उसके तस्करी वाले साथी का था। फिर वे अंधेरे में उल्टी दिशा में जाते हैं। फ्यूल ट्रक यात्री तुरंत मारा गया। अब अमेरिका के पास एक मृत ईरानी नागरिक है, 2 भाग निकले गवाह जो आबादी की तरफ वापस जा रहे हैं, और अलाव की तरह जगमगाता नमक का मैदान जो मीलों दूर से दिख रहा है। C-130 के कार्गो बे में बैठे 45 हिरासत में यात्रियों के मन में यही सवाल है कि उनके देश के साथ आज रात क्या हो रहा है। बेकविथ, जो उस भयंकर आग को देख रहे थे, ने कथित तौर पर अपने एक अधिकारी की ओर मुड़कर कहा, तीसरे विश्व युद्ध में आपका स्वागत है। वे फिर वॉशिंगटन से रेडियो पर संपर्क करते हैं। अंतिम आदेश आता है, मिशन रद्द करो, सामान समेटो और वहां से ईरानी सेना के समझने से पहले निकल जाओ। यहीं से यह रात ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी बनती है। मिशन से 3 हफ्ते पहले अमेरिकी योजनाकारों को ईरान में ऐसा दूरस्थ लैंडिंग स्थल खोजना था जहां 6 C-130 और 8 हेलीकॉप्टर बिना बुनियादी ढांचे के उतर सके। CIA ने ट्विन ऑटर विमान से गुप्त मिशन में तेहरान से 200 मील दक्षिण पूर्व में एक नमक का मैदान खोजा। उस पर उतरे, मिट्टी के नमूने लिए और पुष्टि की कि वह सख्त व साफ है। ये लैंडिंग के लिए उपयुक्त था। उन्होंने इसे डेजर्ट 1 नाम दिया। लेकिन बीच के हफ्तों में वही रेतीले तूफान जिन्होंने हबूब बनाया था, उन्होंने पूरे इलाके में बारीक टखनों तक गहरी धूल की मोटी परत बिछा दी। 24 अप्रैल को अमेरिकियों के पहुंचने तक डेजर्ट 1 की जमीन रनवे कम, एस्ट्रे जैसी ज्यादा लग रही थी।
C-130 और बाकी हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन को छोटा और सघन रखने के लिए पास पास पार्क किया गया था। C-130 की उड़ान के लिए मरीन मेजर जिम शेफर द्वारा उड़ाया जा रहा हेलीकॉप्टर ब्लू बियर्ड 3 अपने सीधे पीछे खड़े EC-130 के रास्ते से हटाना जरूरी था। आमतौर पर हेलीकॉप्टर जमीन पर टैक्सी कर सकता था, लेकिन नमक के मैदान की नरम धूल के कारण ऐसा संभव नहीं था, इसलिए शेफर को होवर टैक्सी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही ब्लू बियर्ड 3 ने उड़ान भरी, रोटर वॉश ने वो पैदा कर दिया जिसे पायलट ब्राउन आउट कहते हैं। धूल का एक घना बवंडर जिसमें पायलट कॉकपिट के बाहर कुछ भी नहीं देख सकता। शेफर के पास सिर्फ एक दृश्य संदर्भ था, एक एयरफोर्स कॉम्बैट कंट्रोलर जो हेलीकॉप्टर के सामने दिशा दिखा रहा था। शेफर ने हेलीकॉप्टर उड़ाया तो रोटर वॉश से कंट्रोलर पीछे उड़ गया। शेफर ने देखा कि उसका संदर्भ बिंदु दूर जा रहा है, तो उसने समझा कि हेलीकॉप्टर पीछे बहक रहा है और संतुलन के लिए फॉरवर्ड स्टिक लगाया। कंट्रोलर आंखों में रेप पड़ जाने से पीछे हटता रहा, जबकि शेफर आगे बढ़ता रहा। ब्लू बियर्ड 3 का मुख्य रोटर ब्लेड पीछे EC-130 के वर्टिकल स्टेबलाइजर से टकरा गया। फिर हेलीकॉप्टर आगे की ओर झुक गया और सीधे C-130 के विंग रूट से टकरा गया, वह कॉम्बैट टैलन जिसे रिपब्लिक 4 कहा जाता था। इस विमान के कार्गो बे में तय होने वाले रबर फ्यूल ब्लैडर थे, जिनमें हजारों गैलन हेलीकॉप्टर ईंधन था। ये इसके आंतरिक टैंकों के ऊपर रखे गए थे। तो जब शेफर के रोटर ने विंग को फाड़ दिया तो पूरा विमान असल में एक बम में बदल गया। दोनों विमान एक ही आग के गोले में तब्दील हो गए। विस्फोट इतना तेज था कि पास के अन्य C-130 विमान भी हिल गए। रिपब्लिक 4 पर सवार एयरफोर्स के 5 जवान मेजर रिचर्ड बैक, मेजर हैरोल्ड लुइस, मेजर लीन मैकिन्टॉश, कैप्टन चार्ल्स मैकमिलन और टेक्निकल सार्जेंट जोएल मेयो तुरंत मारे गए। ब्लूबर्ड 3 पर सवार 3 मरीन स्टाफ सार्जेंट ड्यूई जॉनसन, सार्जेंट जॉन हार्वे और कॉर्पोरल जॉर्ज होम्स जूनियर मारे गए। शेफर और को पायलट कॉकपिट से कूदकर गंभीर जलने के बावजूद बच गए। 5 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जलती हुई EC-130 के अंदर डेल्टा द्वारा लाए गए सभी हथियार थे। रेड आई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, 40 मिलीमीटर ग्रेनेड, M72 लो रॉकेट, फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड और छोटे हथियारों की हजारों गोलियां। आग हथियारों तक पहुंचते ही सब फटने लगा और ट्रेसर गोलियां चारों ओर फैल गईं। रेड आई मिसाइल खुद जलती फ्यूजलाज से लॉन्च होकर रेगिस्तान में उड़ गई। जो लोग सॉल्ट फ्लैट पर थे वे बचे हुए C-130 विमानों की ओर भाग रहे थे। पीछे गोला बारूद फट रहा था। बेकविथ, उनके लोग और एयर क्रू बचे हुए C-130 में सवार होकर ईरान से निकल गए। वे 5 सही सलामत RH-50-3D हेलीकॉप्टर छोड़ गए, जिन्हें वे नष्ट नहीं कर सके। ब्लू बियर्ड 3 और रिपब्लिक 4 का जलता मलबा और 8 अमेरिकी जिनके शव आग से नहीं निकल सके। और छोड़े गए हेलीकॉप्टरों के अंदर गोपनीय मिशन दस्तावेज, दूतावास परिसर की तस्वीरें और तेहरान के अंदर गुप्त रूप से काम कर रहे CIA एजेंटों के नाम थे। ईरानियों ने सूर्योदय पर 8 अमेरिकियों के शव और छोड़े गए हेलीकॉप्टरों की तस्वीरें सरकारी टीवी और मीडिया में दिखाईं। खोमैनी ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि खुदा ने ही इस मिशन को रोका और ईरान को महान शैतान से बचाने के लिए फरिश्तों को हबूब के रूप में भेजा। बंधकों को तुरंत पूरे देश में अलग अलग समूहों में बांटकर सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया ताकि किसी भी दूसरी बचाव कोशिश को गणितीय रूप से असंभव बनाया जा सके। ईरानी खुफिया एजेंसी ने हेलीकॉप्टर से मिले गोपनीय दस्तावेज कई सालों तक इस्तेमाल किए, जिससे तेहरान में CIA के गुप्त स्रोतों के नाम बाद में प्रकाशित किए गए। उनके करियर खत्म हुए और कुछ गंभीर खतरे में आ गए। कार्टर 25 अप्रैल को टेलीविजन पर आए और उन्होंने खुद पूरी घटना को अमेरिकी जनता के सामने स्वीकार किया। बंधक अगले 9 महीनों तक घर नहीं लौट पाए। 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन के अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बनने की शपथ लेने के कुछ ही मिनट बाद अल्जीरियाई मध्यस्थता में कार्टर प्रशासन के आखिरी घंटों में अंतिम रूप दिया गया समझौता लागू हो गया। बाकी बचे 52 बंधक एल्जियर्स में एक विमान से उतरे, 444 दिनों में पहली बार आजाद होकर। कार्टर, अब पूर्व राष्ट्रपति, रीगन के अनुरोध पर अगले दिन जर्मनी गए और उनका स्वागत किया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा
कि बचाव मिशन की असफलता 1980 के चुनाव में हार का मुख्य कारण थी। यह आधुनिक अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे खराब रात थी और वही आगे चलकर सबसे अहम साबित होने वाली थी। पूरी दुनिया ने डेजर्ट वन देखा, दुश्मन हंसे और सहयोगी असहज हो गए। सोवियत संघ ने हफ्तों तक हर कूटनीतिक चैनल पर हमें ताने मारते रहे। ईरानियों ने इसे भगवान का साथ मान लिया। पेंटागन गुस्से में था, वे जवाब चाहते थे और वो भी तुरंत। वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने वरिष्ठ फ्लैग अधिकारियों की 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया और इसे सेवानिवृत्त 4 स्टार एडमिरल जेम्स होलोवे तृतीय, जो नौसेना संचालन के पूर्व प्रमुख थे, के अधीन रखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 30 वर्षों का युद्ध अनुभव था, जिसकी कोई राजनीतिक करियर बचाने के लिए नहीं थी और ना ही कोई सेवा प्रतिद्वंदिता बची थी जिसे बचाना हो। उसका काम सीधा था, पता लगाना था कि उस रेगिस्तान में क्या हुआ था और तय करना था कि ऐसा फिर न हो। 4 महीने बाद अगस्त 1980 में हॉलोवे रिपोर्ट वॉशिंगटन के हर वरिष्ठ अधिकारी की मेज पर पहुंची और वो बहुत कठोर थी। रिपोर्ट ने ऑपरेशन से जुड़ी 23 समस्याएं पहचानी, जिनमें 11 को आयोग ने मुख्य बताया, जिनका नतीजों पर सीधा असर था और जिन्हें दोबारा ऐसी कोशिश से पहले ठीक करना जरूरी था। कुछ समस्याएं मामूली थी, जैसे मौसम का पूर्वानुमान। जिसने हबू का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, ब्लूबर्ड 2 पर एक हाइड्रोलिक सिस्टम जिसे हफ्तों पहले बदलने के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए था। कुछ संचार प्रक्रियाएं जिन्हें पर्याप्त अभ्यास नहीं किया गया था, लेकिन जो बड़ी बातें सामने आई वे रणनीतिक नहीं थी, वे संरचनात्मक थी। चारों सेवाएं आपस में रेडियो से बात नहीं कर पाती थीं, क्योंकि उनके संचार उपकरणों की फ्रीक्वेंसी और एन्क्रिप्शन अलग थे। उनकी कमांड की श्रृंखलाएं अलग थी, संचालन के सिद्धांत अलग थे, मिशन को रोकने के मानदंड अलग थे और कुछ मामलों में बुनियादी शब्दावली की परिभाषाएं भी अलग थीं। उन्हें ईगल क्लॉ के लिए बिना साझा प्रशिक्षण, रिहर्सल या मानक संचालन प्रक्रियाओं के एक साथ लाया गया था। RH-50 3D उड़ाने वाले मरीन पायलटों को एक नौसेना फ्लीट स्क्वाड्रन से लिया गया था, जिनका मुख्य काम विमान वाहक पोतों के डेक से समुद्री बारूदी सुरंग रोधी अभियान चलाना था। उनके पास ईगल क्लॉ की मांगी गई लंबी दूरी और कम ऊंचाई पर उड़ान का अनुभव कम था और रेगिस्तानी हालात में तो लगभग अनुभव नहीं था। इस मिशन की योजना एक अस्थायी संयुक्त टास्क फोर्स ने बनाई थी, जिसे पेंटागन के बेसमेंट में शुरू से इकट्ठा किया गया था, जिसके पास न तो स्थायी स्टाफ था, न ही कोई निर्धारित बजट, न ही कोई संस्थागत अनुभव, और उसका अधिकार क्षेत्र मिशन खत्म होते ही समाप्त हो जाना था। चारों सेवाओं पर पूर्ण अधिकार रखने वाला कोई एक कमांडर नहीं था। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में कोई स्थायी संगठन नहीं था जिसका काम इस तरह के ऑपरेशन की योजना बनाना, उसके लिए प्रशिक्षण देना या उसे अंजाम देना हो। यह हॉलोवे के शिष्ट शब्दों में कहे तो खुद थोप ली गई अक्षमता थी। दूसरे शब्दों में, हमने ये खुद अपने साथ किया। दुश्मन ने हमें नहीं हराया, हमने खुद को हराया। दिसंबर 1980 में रिपोर्ट जारी होने के कुछ महीनों बाद पेंटागन ने संयुक्त विशेष अभियान कमान JSOC बनाया। इसका मुख्यालय नॉर्थ कैरोलिना के पोप फील्ड में है, जो फोर्ट ब्रैग के ठीक बगल में स्थित है। JSOC का मुख्य कार्य यह था कि सेना, नौसेना, वायुसेना और मरीन स्पेशल ऑपरेशंस मिलकर प्रशिक्षण लें, साथ रहें और सचमुच एक ही लड़ाकू बल की तरह काम कर सके। जब अगला बिना सूचना वाला संकट आया, डेल्टा फोर्स को सीधे JSOC के कमांड में रखा गया था। नेवी को जल्दी ही अपना ऐसा ही दस्ता मिल गया। नवंबर 1980 में सील अधिकारी रिचर्ड मार्सिंको को नौसेना संचालन प्रमुख ने एक समर्पित आतंकवाद रोधी सील यूनिट को बिल्कुल शुरू से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने इसका नाम सील टीम 6 रखा। असल में ये नाम छलावा था। तब अमेरिकी नेवी के पास सिर्फ 2 सील टीमें थी। मार्सिंको ने टीम का नाम टीम 6 इसलिए रखा ताकि सोवियत खुफिया एजेंसियों को लगे कि अमेरिका के पास 3 और सील टीमें हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं है। सील टीम 6 को JSOC के तहत समुद्री आतंकवाद विरोधी इकाई बनाया गया। 3 दशक बाद इसी यूनिट ने ओसामा बिन लादेन के सिर में 2 गोलियां उतारी। इसके बाद एयर कंपोनेंट आया। अक्टूबर 1981 में सेना ने फोर्ट कैम्पबेल, केंटकी में 160वीं एविएशन बटालियन सक्रिय की, जो बाद में नाइट स्टॉकर्स नाम से जानी गई। उन्हें एक ही कारण से बनाया गया था। डेजर्ट वन ने दिखा दिया कि स्पेशल ऑपरेशंस अब उन फ्लीट पायलटों को उधार लेकर काम नहीं चला सकती थी जिन्हें बिल्कुल अलग मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें ऐसे पायलट्स चाहिए थे जो और कुछ उड़ाते ही ना हो, किसी और काम के लिए प्रशिक्षित ही ना हो
और जवाब सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस कम्युनिटी को दें। 160वीं का मानक है कि किसी भी लक्ष्य को तय समय से प्लस या माइनस 30 सेकंड के भीतर ही हिट किया जाए। लेकिन अभी भी एक गंभीर कमजोरी है, पेंटागन। ये जेसॉक मानकों के अनुसार काफी धीमा है। इस समय डेल्टा पहले से कहीं ज्यादा चुस्त तैयार था। सील टीम 6 ऑपरेशनल थी और नाइट स्टॉकर्स उड़ रहे थे। चारों सेवाएं प्रतिद्वंदियों की तरह व्यवहार कर रही थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। अक्टूबर 1983 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रेनेडा पर अर्जेंट फ्यूरी नाम से हमला किया, जहां मार्क्सवादी तख्तापलट के कारण 1000 अमेरिकी मेडिकल छात्र खतरे में थे। जैसे ही योजना बनती है, डेजर्ट वन की सारी गलतियां फिर सामने आ जाती हैं। आर्मी रेंजर्स, नेवी सील्स, मरीन हेलीकॉप्टर पायलट्स और एयरफोर्स स्पेशल टैक्टिक्स एक ही द्वीप पर आए, लेकिन उनके रेडियो आपस में मेल नहीं खाते थे और कमांड की श्रृंखलाएं बटी हुई थी। सैन्य सुधार में एक मशहूर कहानी है कि ग्रेनेडा में एक अमेरिकी सैनिक को फोर्ट ब्रैग फोन करने के लिए पे फोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसका रेडियो पास उड़ रहे एयरफोर्स जेट्स तक नहीं पहुंच सका। कहानी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन ग्रेनेडा में कई लोग ऐसे मारे गए जिन्हें नहीं मरना चाहिए था। ये देखकर कांग्रेस का सब्र जवाब दे गया और अक्टूबर 1986 में गोल्ड वाटर निकोल्स अधिनियम पारित किया। ये बिना किसी अतिशयोक्ति के आधुनिक अमेरिकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कानून है। इसने पूरे रक्षा विभाग की संरचना को जड़ से बदल दिया। इससे चारों सेनाएं एक साथ काम करने लगी और संयुक्त चीफ्स के चेयरमैन राष्ट्रपति के मुख्य सैन्य सलाहकार बने। इसने राष्ट्रपति से लेकर युद्ध के मैदान में मौजूद सैनिक तक एक स्पष्ट कमांड चेन बनाई। कोई भी अधिकारी जो जनरल या एडमिरल बनना चाहता है, उसे पहले संयुक्त ड्यूटी में समय बिताना जरूरी है। और इसने कानून के बल पर उन चारों सेनाओं को प्रतिद्वंदी कंपनियों के मॉडल के रूप में समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से ईरानी रेगिस्तान में 8 लोगों की जान चली गई थी। 1987 में कांग्रेस ने एक और कदम उठाया। सीनेटर सैम नन जॉर्जिया और विलियम कोहेन मेन ने नन कोहेन संशोधन पारित करवाया। इस संशोधन से यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी सोकॉम का गठन हुआ, जो टेम्पा फ्लोरिडा के मैकडिल एयरफोर्स बेस में स्थित 4 स्टार एकीकृत कमांड है और सभी सेवाओं की टियर 1 स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स उसके अधीन है। डेल्टा, सील टीम 6, 75वें रेंजर्स ग्रीन बैरेट्स, एयरफोर्स स्पेशल टैक्टिक्स, 160वीं सोर अब एक ही छत, बजट और कमांड के तहत है। सोकॉम को आधिकारिक रूप से 16 अप्रैल 1987 को सक्रिय किया गया था, जो लगभग ठीक 7 साल बाद था जब डेजर्ट वन आग की लपटों में घिर गया था। यही वह क्षण था जब आधुनिक अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस समुदाय बना। अगले दशक तक ये नई मशीन सिर्फ प्रशिक्षण लेती रही और इंतजार करती रही। शीत युद्ध खत्म हुआ, गल्फ वॉर, सोमालिया, बोस्निया और कोसोवो हुए। सोकॉम हर जगह था, लेकिन ज्यादातर पृष्ठभूमि में, अपनी कला निखारते और मसल मेमोरी बनाते हुए ऐसे युद्ध का इंतजार कर रहा था जो उसकी क्षमताओं की असली परीक्षा ले। फिर 11 सितंबर के हमले हुए और डेजर्ट वन की राख से जो पूरी संरचना बनाई गई थी, उसे अचानक अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा ब्लैंक चेक सौंप दिया गया। इसके बाद अब तक का सबसे लंबा और तीव्र स्पेशल ऑपरेशंस अभियान चला। ये वही लोग हैं जो अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान गए थे, 5वीं स्पेशल फोर्सेज की 12 सदस्यीय ग्रीन बैरेट टीमों के साथ, जो अफगान घोड़ों पर लड़ने गए थे। ये घोड़े स्थानीय सरदारों से उधार लिए थे। इलाका ट्रकों के लिए कठिन था, इसलिए ये लोग घोड़े की पीठ से B-52 हमले बुलाते थे और करीब 2 महीनों में तालिबान सरकार गिरा दी, जिसमें 400-500 अमेरिकी ऑपरेटर्स की ज़मीनी फोर्स थी। इन्हें हॉर्स सोल्जर्स कहा गया और न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर आज भी इनमें से एक की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यही लोग थे जिन्होंने इराक में 9 महीनों तक सद्दाम हुसैन का पीछा किया, उसके करीबी लोगों से पूछताछ के आधार पर काम किया और आखिरकार दिसंबर 2003 में तिक्रित के पास एक मिट्टी की दीवार वाले फार्म हाउस में 6 फुट गहरे स्पाइडर होल से उसे बाहर निकाला। यही लोग थे जिन्होंने 2003 से 2010 के बीच इराक में अल-कायदा को हर रात दरवाजे तोड़ने वाले अभियानों के जरिए खत्म कर दिया, जिसे दुश्मनों ने भी अपनी पकड़ी गई दस्तावेजों में सफाए की जंग बताया, जिसे वे जीत नहीं सकते थे। जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने 2003 में JSOC की कमान संभालकर आधुनिक औद्योगिक काउंटर टेररिज्म की नींव रखी। उन्होंने इंटेलिजेंस, निगरानी और सीधी कार्रवाई को एक बंद चक्र में जोड़ दिया।
हर छापेमारी से अगली छापेमारी के लिए जानकारी मिलती थी और उससे फिर उसके बाद की कार्रवाई के लिए जानकारी निकलती थी। अपने चरम पर जेएसओसी हर रात 3-4 छापेमारी करता था, कई वर्षों तक। और फिर कुख्यात 9/11 ऑपरेशन है। 9/11 के बाद करीब एक दशक तक CIA ओसामा बिन लादेन का पीछा हिंदू कुश, तोरा बोरा की गुफाओं और पाकिस्तान में करती रही। 2010 तक खुफिया विश्लेषकों ने उसके संभावित छिपने का स्थान एबटाबाद के एक मजबूत 3 मंजिला परिसर तक सीमित किया, जो इस्लामाबाद से 35 मील उत्तर में बसा एक रिहायशी शहर है और वहीं पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य अकादमी भी है। उस परिसर की 12-18 फुट ऊंची दीवारों पर कांटेदार तार थी, इंटरनेट या फोन लाइनें नहीं थी और निवासी कचरा बाहर फेंकने के बजाय जला देते थे। भीतर लगभग 24 लोग रहते थे। CIA ने महीनों तक पता लगाया कि वे लोग कौन हैं और पास के किराए के घर से निगरानी की, लेकिन कभी बिन लादेन की पुष्टि की गई तस्वीर नहीं मिली। उन्हें सबूतों और अनुमान के आधार पर फैसला लेना पड़ा। ओबामा ने अप्रैल के अंत में छापेमारी की मंजूरी दी। योजना में नाइट स्टॉकर्स के 2 स्टेल्थ MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सील टीम 6 के 25 कमांडो और एक बेल्जियन मिलिनोइस कुत्ता थे। कुत्ते कायरो ने अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस से उड़ान भरकर 150 मील पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को रात के बीच कम ऊंचाई पर जमीन की बनावट के साथ साथ उड़ते हुए बिना पकड़े पार किया। 2 M47 चिनूक हेलीकॉप्टर बैकअप में थे और 2 दर्जन नेवी सील कमांडो हालात बिगड़ने पर कार्रवाई को तैयार थे। कायरो ने केवलर जैकेट और नाइट विजन चश्मा पहना था और वह अपने हैंडलर विल चेस्नी की टांगों के बीच दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठा था। उसका काम परिधि की सुरक्षा और सुरंगों का पता लगाना था। उड़ान 90 मिनट में पूरी हुई और पाकिस्तानियों ने उन्हें रडार पर नहीं पकड़ा। सील्स और कायरो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और सुरक्षा घेरा बनाया, जबकि उर्दू बोलने वाले सील्स ने जिज्ञासु पड़ोसियों को उनके घरों के अंदर ही रखा। हमले वाली टीम ने विस्फोटकों से लोहे के गेट उड़ा दिए, ग्राउंड फ्लोर पर बिन लादेन के संदेशवाहक को मार गिराया, संदेशवाहक के भाई और उसकी पत्नी को भी मार दिया और फिर सीढ़ियों से ऊपर बढ़ गए। उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के मोड़ पर बिन लादेन के 23 वर्षीय बेटे खालिद को मार दिया। तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम में उन्होंने एक लंबे दुबले सफेद दाढ़ी वाले आदमी को अंधेरे में खड़ा देखा और उसकी पत्नियों में से एक उसे बचाने के लिए उसके और नेवी सील्स के बीच खड़ी थी। पॉइंटमैन ने उसे 2 बार गोली मारी, एक सीने में, एक बाईं आंख के ऊपर। बिन लादेन का शव अफगानिस्तान लाया गया, DNA व चेहरे से पहचान की गई और 24 घंटे में USS कार्ल विंसन से समुद्र में दफनाया गया। सील टीम 6 सूरज निकलने से पहले जलालाबाद पहुंच गई थी। इस ऑपरेशन में केवल कुत्ते का नाम सार्वजनिक किया गया। 4 दिन बाद कायरो को फोर्ट कैम्पबेल में कमांडर इन चीफ से सिर पर थपकी मिली, लेकिन ये इस घातक मशीन का सबसे पागलपन भरा काम नहीं था। कुछ महीने पहले इसी टीम और अन्य लोगों ने वेनेजुएला जाकर वहां के राष्ट्रपति का अपहरण किया। CIA महीनों से निकोलस मादुरो पर नजर रख रही थी। वो कहां सोते, क्या खाते, किससे मिलते और कब सोते हैं। समय पर विशेष ऑपरेटिव्स रात 2 बजे कम ऊंचाई पर पहुंचे। स्थानीय समयानुसार F-35 हमलों से वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया, मादुरो के परिसर पर हमला किया और उन्हें उनके अपने बेडरूम से जिंदा बाहर निकाल लिया। कुछ ही घंटों में वो और उनकी पत्नी वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र से बाहर एक विमान में थे। अगले दोपहर वो न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी जमीन पर था। उस पर नार्को टेररिज्म, कोकीन आयात साजिश और हथियार अपराधों के आरोप लगे। एक पल सोचिए, पश्चिमी गोलार्ध के सबसे सुरक्षित तानाशाह को राजधानी में अपनी ही सेना, एजेंसियों और सुरक्षा टीम के बीच डेल्टा फोर्स ने रात 2 बजे उसके बेडरूम से उठा लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सब कुछ ईरान के बिना नहीं हो सकता था। बिन लादेन पर छापा, गड्ढे में छिपा सद्दाम, अपने बेडरूम में मादुरो, इन सबकी जड़ें 1980 में ईरान के रेगिस्तान में बिताई एक बुरी रात से जुड़ी हैं। ईरान का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन उसके कारण अमेरिका को वह अपमान झेलना पड़ा जिससे उसने मानव इतिहास की सबसे घातक स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स बना ली। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे चैनल को ऐसी कहानियों के साथ एल्गोरिदम से लड़ने में सच में मदद मिलती है। कमेंट करें कि अगली बार कौन सा ऑपरेशन या यूनिट देखना चाहेंगे। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।